हेलो फ्रेंड्स, आज हम लर्निंग प्रोसेस के सेकंड पार्ट पे बात करते हैं। और लर्निंग क्या है, उसका मीनिंग डेफिनेशन तो मैंने ऑलरेडी आपको फर्स्ट पार्ट में बताया है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके टाइप्स ऑफ लर्निंग को। मानवीय जो सीखना है लर्निंग प्रोसेस, उसको कई श्रेणी में बांटा जा सकता है। इसको टाइप्स ऑफ लर्निंग फाइनली हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा जो टाइटल है वो है टाइप्स ऑफ लर्निंग, और इसमें देखिएगा ये कई श्रेणी में बांटा जा सकता है। फर्स्ट आती है आपकी गत्यात्मक सीखना, मोटर लर्निंग जिसे बोलते हैं। इस प्रकार के सीखने में क्रियाओं के स्वरूप और क्रियाओं की गति पर ध्यान दिया जाता है। पियानो सिखाना, साइकिल सीखना गत्यात्मक सीखने का उदाहरण है। इस प्रकार के सीखने और अन्य प्रकार के सीखने में हमेशा अंतर नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनेक सीखने के कार्यों में गत्यात्मक कार्य मोटर फंक्शनिंग भी सम्मिलित होती है। सेकंड आता है हमारा वाचिक या शाब्दिक सीखना, वर्बल लर्निंग। पशुओं का अधिकांश सीखना गत्यात्मक होता है, जबकि मानव सीखना जो अधिकांश होता है वो वाचिक होता है या वर्बल लर्निंग होता है। पठन सीखना, रोट लर्निंग और रोट मेमोराइजिंग या पाठशाली चित्रण या पाठशाली शिक्षण जो चित्र, शब्द, अंक अथवा वाणी आदि के माध्यम से होता है। इस प्रकार के सीखने के लिए सार्थक और निरर्थक दोनों प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है। सार्थक सामग्री में संज्ञाएं, विशेषण, नामों की सूची, गद्यांश, कविता आदि सीखने के लिए अथवा याद रखने के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। निरर्थक सामग्री जो नॉनसेंस सिलेबस आता है, उसको प्रयोग में 1885 में एबिंगहॉस ने कहा। निरर्थक सामग्री की खोज क्रमिक शब्द सीखने, सीरियल वर्बल लर्निंग संबंधी प्रयोगों के संबंधों में की है। वाचिक सीखने की 4 प्रमुख विधियां हैं, जिसमें आता है क्रमिक सीखना, सीरियल लर्निंग। सेकंड आता है युग्मित सहचर सीखना, पैरेट एसोसिएट लर्निंग। और थर्ड आता है मुक्त पुनः स्मरण, फ्री रिकॉल। और फोर्थ आता है शाब्दिक विभेदीकरण, वर्बल डिस्क्रिप्शनिशन। इन्हीं 4 प्रचलित विधियों का अथवा उनकी विविधताओं का उपयोग प्रयोगात्मक अध्ययनों में किया जाता है। अब हम थर्ड टाइप का जो सीखना है उसे बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। अभी तक हमने जाना मोटर लर्निंग, गत्यात्मक सीखना। सेकंड जाना वर्बल लर्निंग, वाचिक या शाब्दिक सीखना। और थर्ड आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग इस प्रकार के सीखने में प्रेरित तमाम प्रतिक्रियाओं में सही प्रतिक्रिया चुनकर क्रिया करते हैं। इस प्रकार के सीखने में भी प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखना भी सम्मिलित है। समस्या समाधान अनेक स्थितियों के चिंतन का रूप है। अब हम जानते हैं सीखने की वक्र रेखाएं और पठार, लर्निंग कर्व्स एंड प्लेटू ऑफ लर्निंग। समय अथवा प्रयास तथा सीखने की मात्रा, अमाउंट ऑफ लर्निंग को यदि ग्राफ पेपर प्रदर्शित किया जाए तो वक्र रेखा प्राप्त होती है, उसे सीखने की वक्र रेखा कहेंगे। सीखने की वक्र रेखा की एक अन्य परिभाषा यह भी है कि सीखने की प्रगति को ग्राफ पर अंकित किया जाए तो प्राप्त वक्र रेखा सीखने की वक्र रेखा। मनोविज्ञान के प्रयोगों में बहुधा इन वक्र रेखाओं को बनाकर अध्ययन करता है। सीखने के प्रयोगों में जब हम आश्रित चर या डिपेंडेंट वेरिएबल, त्रुटियां अथवा समय होता है तो भी हम इस आश्रित चर को ग्राफ पर प्रयासों के संदर्भ में प्रदर्शित करते हैं, और इस प्रकार बनी वक्र को भी सीखने का वक्र या लर्निंग कर्व्स एंड प्लेटू ऑफ लर्निंग कहा जाता है। वुडवर्थ ने 3 प्रकार की वक्र रेखाएं बतलाई हैं, और एमएल वेकर ने भी उन 3 प्रकार की सीखने वाली वक्र रेखाओं का वर्णन किया है। पहले प्रकार की वक्र रेखा नकारात्मक गति वाली या ऋणात्मक वक्र रेखा, निगेटिव कर्व लाइन कहलाती है। इस प्रकार के वक्र उस समय प्राप्त होते हैं जब प्रारंभ में अधिगम कार्य कठिन नहीं होता अतः अधिगम में सरलतापूर्वक उन्नति होती है। प्रथम वक्र की गति जो होती है देखने में स्पष्ट है कि वक्र में उठाना प्रारंभ से है। दूसरे प्रकार की वक्र रेखा सकारात्मक गति या पॉजिटिव एक्सीलरेटेड कर्व है। इस प्रकार के वक्र उस समय प्राप्त होते हैं जब प्रारंभ में अधिगम कार्य कठिन होता है अतः अधिगम में उन्नति प्रारंभ में धीरे धीरे और फिर समायोजन होता है, अधिगम की गति बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट उसमें अगर हम ग्राफ वगैरह देखें तो पता चलता है कि प्रारंभ में वक्र का उठना मंद गति से है, और तीसरे प्रकार
के वक्र रेखा, इस आकार की वक्र रेखा जो है, इस प्रकार की वक्र रेखा में प्रारंभ में उठना मंद गति से होता है। इन गतियों के कारण वक्र की शक्ल इस आकार की हो जाती है। सॉरी। उपयुक्त तीनों की वक्र रेखाओं की आकृति पर यदि विचार किया जाए तो स्पष्ट है कि रेखाओं का उठना नीचे से ऊपर की ओर, यदि y अक्षर पर सीखने की मात्रा के स्थान पर त्रुटि को प्रदर्शित किया जाए तो यही वक्र ऊपर से नीचे की ओर गिरते हुए परंतु आकार में इन्हीं तीनों में से किसी के समान होंगी। सीखने की वक्र रेखा को एक और प्रकार भी हो सकता है, सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन। सीखने की सीधी रेखा तब होती है जब सीखने की मात्रा में वृद्धि एक निश्चित गति और अनुपात में होती है, परंतु इस प्रकार की सीखने की वक्र रेखा का प्राप्त होना एक कठिन बात है। सीखने की वक्र रेखा एक मिश्रित प्रकार की भी हो सकती है, जिसमें नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की वक्र रेखाओं को सम्मिलित होता हुआ देखा जाता है। सीखने की वक्र रेखाओं की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग कर्व्स। सीखने की वक्र रेखाओं की मुख्यतः 4 विशेषताएं। फर्स्ट हम बात करेंगे प्रारंभिक स्तर, इनिशियल स्पर्ट ऑफ लेवल। सकारात्मक वक्रों में प्रारंभिक स्तर पर 0 अथवा कम होता है। वक्र रेखा में कोई विशेष उन्नति नहीं दिखाई देती। बहुधा प्रयोज्य का अधिगम स्थिति में समायोजन न हो पाना इसका प्रमुख कारण है। जब अधिगमकर्ता पहले से अधिगम के लिए तैयार होता है तब प्रारंभिक स्तर में तेजी दिखाई देती है, अर्थात वक्र प्रारंभ से ही उठती हुई प्रतीत होती है। माध्यमिक स्तर, इंटरमीडिएट स्पर्ट। सेकंड जो आता है इसमें माध्यमिक स्तर आता है, इंटरमीडिएट स्पर्ट। अधिकांश वक्र रेखाओं में मध्यकीय स्तर पर अधिगम के तीव्र गति से होने का बोध होता है। कई बार मध्यकीय स्तर पर अधिगम वक्र रेखा कभी ऊपर उठती है तो कभी नीचे गिरती है, परंतु अधिगम वक्र की सामान्य प्रकृति ऊपर को उठती हुई होती है। थर्ड आती है अंतिम दशा, फाइनल स्पर्ट। अधिगम वक्र के अंतिम 1/3 भाग से अंतिम दशा का वर्णन किया जा सकता है। अंतिम दशा में वक्र रेखा ऊपर की ओर उठती हुई प्रतीत होती है, हो सकती है और स्थिर होती हुई भी प्रतीत हो सकती है। फोर्थ स्टेज है इसकी पठार। प्रारंभ में, मध्य तथा अंतिम दशा में कई बार एक अन्य दशा भी देखने को मिलती है जिसे सीखने का पठार या प्लेटू कहते हैं। सीखने का पठार का वर्णन नीचे दिया हुआ। सीखने का जो पठार है, अगर हम उसके वर्णन को देखें तो उसमें उतार चढ़ाव दिखाई देगा, लेकिन अधिगम वक्र के चढ़ाव और उतार के कारण कॉज ऑफ राइजेस एंड फॉल ऑफ लर्निंग कर्व्स अनेक होते हैं। लेकिन जब पठार आता है तो वो एक स्तर पे मतलब ना आगे बढ़ता है ना पीछे जाता है, मतलब एक सीधे जैसे कर्व से शुरू हुआ, नीचे से ऊपर की ओर आते आते वो एक मिड लाइन में आके ठहर गया और उसी फेज में वो आगे बढ़ रहा है, तो उसे पठार कहा जाता है। वक्र के उतार चढ़ाव को जब स्थिर रूप प्रदान हो जाए तो समझ लीजिए कि पठार की अवस्था आ गई है, जिसमें व्यक्ति एक स्थिर अवस्था में आ चुका है। बहुधा सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों के कारण ही अधिगम वक्र में कभी चढ़ाव प्रतीत होता है तो कभी गिराव प्रतीत होता है। वक्र के चढ़ाव उतार के कुछ प्रमुख कारण यह भी है, जैसे उत्तेजना, एक्साइटमेंट, संतुलन, एडॉप्शन, थकान, फटीग, अभ्यास, प्रैक्टिस तथा प्रोत्साहन, इंसेंटिव्स आदि। अब हम बात करते हैं सीखने का पठार फाइनली किस तरीके से निरूपित होता है। अभी तक हमने बात की थी सीखने की वक्र रेखाओं की विशेषताएं, जिसमें प्रारंभिक स्तर, माध्यमिक स्तर, अंतिम दशा और पठार आता है। अब जानते हैं हम पठार होता क्या है। ठीक है, अधिगम की अवस्था में एक ऐसी अवस्था आती है जब सीखने में कोई प्रगति नहीं होती। अधिगम करता हुआ कितने प्रयास अभ्यास क्यों न दिए जाएं, उसके सीखने में कोई प्रगति नहीं होती। अधिगम के इस प्रकरण को यदि ग्राफ पर प्रदर्शित किया जाए तो अधिगम वक्र रेखा साधारणतः नीचे से आकर ऊपर एक लेवल पे, जैसे कि आप पहाड़ पे चढ़ो और फिर एक समतल भूमि आ जाए तो वो चलते जाओ तो वो पठार की भूमिका में आता है। तो जितना भाग एक्स अक्ष के समांतर होता है उतना भाग
ऊपर जाके एक स्थिर अवस्था में ठहर जाता है। और तब अधिगम पठार के अनेक कारण होते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कारण निम्न प्रकार से हैं, जैसे कि प्रयोज में ध्यान, रुचि, जिज्ञासा, प्रोत्साहन की कमी हो जाए। बहुधा अधिगम वक्र पठार देखने को मिलते हैं ध्यान भंग होने की वजह से। अधिगम परिस्थिति को ना समझ पाना, दूषित वातावरण एवं संवेगात्मक तनाव से भी अधिगम वक्र में पठार दिखाई देता है। इन सभी कारकों के अतिरिक्त प्रयोज का मानसिक स्तर, सीखने की विधि तथा शारीरिक सीमा के कारण भी सीखने के पठार आ जाते हैं। शारीरिक सीमा का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी शारीरिक और मानसिक योग्यताओं के अनुसार अधिगम नहीं करता या लर्निंग नहीं सीखता। व्यक्ति अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं से परे अधिगम नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए 3 वर्ष के बालक को यदि व्याकरण सिखाई जाए, फिर भी लर्निंग प्रोसेस को ग्राफ पर प्रदर्शित किया जाए तो निश्चित रूप से ग्राफ पर उसका अधिगम एक्स अक्ष के समांतर होगा। बोरिंग और उनके साथियों के अनुसार अधिगम पठार प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, ये स्थायी नहीं होते, इन्हें दूर किया जा सकता है, परंतु शारीरिक सीमा के कारण जो पठार पाए जाते हैं या उत्पन्न होते हैं उन्हें दूर करना कठिन होता है। विशेष रूप से जब तक कि शारीरिक सीमा में वृद्धि न हो, अन्य कारण से उत्पन्न पठार का कारण दूर करने से अधिगम में पठार का निराकरण किया जा सकता है। वातावरण संबंधी कारक जैसे शोरगुल, तापक्रम, वेंटिलेशन, प्रकाश, ध्यान आकर्षित करने वाले आदि कारक के कारण अथवा नशीले पदार्थों के कारण उत्पन्न पठार का निराकरण अपेक्षाकृत अत्यधिक सरल है। मतलब इनसे जो परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं उन्हें तो आप नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन जब शारीरिक क्षमता में ऐसी कोई बदलाव आ जाता है तो इंसान का उस पर लर्निंग पे प्रभाव पड़ना निश्चित रूप से प्रभावी हो जाता है। अब देखते हैं सीखने की अनुकूल परिस्थितियाँ या सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। फेवरेबल कंडीशन ऑफ लर्निंग और फैक्टर एफिलिएशन लर्निंग। अब इसको हम कुछ पॉइंटों में ही समझते हैं, ठीक है। जैसे कि हो गया प्रेरणा, मोटिवेशन। किसी काम को सीखने के लिए मोटिवेशन का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपका होता है फर्स्ट आता है रीइंफोर्समेंट और ड्राइव। मतलब जब आप किसी को पुनर्वलन देंगे तो उसमें कार्य करने की क्षमता या उसके प्रति कार्य करने की जो ड्राइव होती है वो उत्पन्न होती है, ठीक है। तो फर्स्ट आएगा, अगर हम फेवरेबल कंडीशन ऑफ लर्निंग की बात करें फैक्टर ऑफ एप्लीकेशन लर्निंग में, तो फर्स्ट आता है मोटिवेशन, सेकंड आता है पुरस्कार एवं दंड, जो कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि जब हम किसी काम को सीखना चाहते हैं तो अगर हम उसमें पुरस्कार और दंड की व्यवस्था करते हैं तो वो काम अच्छे स्तर पर सीखने की गति लेता है। इसके बाद आता है परिणामों का ज्ञान। किसी चीज़ को जानने की उत्सुकता या उसका परिणाम क्या रहेगा भी सीखने के लिए एक विशेष फैक्टर का काम करता है, ठीक है। अब परिणामों के ज्ञान, नॉलेज ऑफ रिजल्ट, इसको नॉलेज ऑफ रिजल्ट में कुछ प्रयोग में देखा गया कि परिणामों का ज्ञान भी सीखने में प्रेरणा का कार्य करता है। अधिगम कर रहे व्यक्ति को यदि प्रयासों के साथ साथ ये ज्ञात हो कि वह उन्नति कर रहा है तो इन परिणामों के ज्ञान से उसे सीखने की अधिक प्रेरणा मिलती है। पुरस्कार, दंड, ज्ञान एक प्रकार पुनर्वलन है। तथ्यात्मक, मोटर अधिगम तथा वाचिक अधिगम परिणामों का ज्ञान पुनर्वलन का अधिक महत्वपूर्ण कारक है। कुछ निष्कर्ष इस प्रकार हैं इसके। किसी अधिगम प्रक्रिया में यदि प्रयास अधिक हैं तो नॉलेज ऑफ रिजल्ट का प्रभाव अच्छा पड़ता है। नॉलेज ऑफ रिजल्ट का प्रभाव अधिगम समस्या तथा अधिगम करने वाले प्रयोजन पर निर्भर करता है। प्राचीन तथा नैमित्तिक अनुबंध में अब तक हुए प्रयोगों के आधार पर कहा जा सकता है कि नॉलेज ऑफ रिजल्ट पुनर्वलन का कार्य नहीं करता। और इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रशंसा, प्रेज। अगर आप किसी की प्रशंसा करें तो उसकी लर्निंग प्रोसेस में कहीं ना कहीं वृद्धि होती देखी जाती है। इसका फिफ्थ पॉइंट आता है नेचर ऑफ लर्निंग मटेरियल्स। हम अगर किसी काम को सीखने की सामग्री और उनके टूल्स वगैरह अच्छे से यूज़ करें तो वो काम जल्दी से और अच्छे से सीखा जा सकता है। और सिक्स पॉइंट आता है इसका प्रैक्टिस। जब हम किसी काम को बार बार करते हैं तो उसका सीखने का जो प्रोसेस है वो आसान हो जाता है और चीज़ें बड़ी आसानी से समझ में आती हैं, ठीक है। और इसका 7 पॉइंट आता है अधिगम धारक, लर्नर। अधिगम किस मात्रा तक होगा या लर्निंग किस मात्रा तक हुई, इस बात पर निर्भर करती है कि अधिगम धारक अथवा सीखने वाला प्रयोज्य कैसा है। पशुओं की अपेक्षा मनुष्य सीखने में अधिक दक्ष होते हैं। इसी प्रकार सीखने वाले व्यक्ति की आयु, लिंग, बुद्धि, मानसिक योग्यताएँ, भावनाएँ, इच्छाएँ तथा अधिकांश स्तर, लेवल ऑफ एस्पायरेशन से भी अधिगम को प्रभावित करती है। इसके बाद आता है इसमें एनवायरनमेंट, वातावरण। फिर आता है 9th फिजियोलॉजिकल फैक्टर, शारीरिक कारक। 10th पॉइंट आता है इसका लर्निंग एंड नर्वस सिस्टम। और
फिर आएगा 11 में लर्निंग मेथड, 12 सहचर एसोसिएशन, 13 था धारण की मात्रा, 14 नंबर है इसका वातावरण और प्रसंग, 15 में आएगा अधिगमकर्ता की शारीरिक मानसिक अवस्थाएं। ये यहीं समाप्त करते हैं।